नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के इस वार्षिक पर्व पर। मेरे पास एक ही लैपटॉप मैं इसको पर्व इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो टीम है फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन की और जो हमारे कोलैबोरेशन में SGRRU की टीम है, इसको इस उत्साह के साथ मना रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं कि ये किसी उत्सव से कम नहीं है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो कि इनोवेशन लेक्चर देने जा रहे हैं, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा को मैं एक छात्र, एक सहयोगी, एक सहकर्मी और एक बड़े अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जानता हूँ। डॉक्टर महापात्रा, आपका अभिनंदन, स्वागत इस इनोवेशन समिट में, और सभी की ओर से धन्यवाद कि आपने हमारा ये रिक्वेस्ट स्वीकार किया और आज आप हमारे साथ हैं, जिससे हमारे सभी लोगों का काफ़ी उत्साहवर्धन हुआ है और हम आगे भी आपके विजन की ओर देख रहे हैं दैट आप किस तरीके से हमारा जो भारत की एग्रीकल्चर है, कृषि है, इसकी जो रिसर्च है और इसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। यहाँ आज मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष तौर पर डॉक्टर महापात्रा, डॉक्टर US रावत, वाइस चांसलर ऑफ SGRRU, चांसलर साहब, मेरे सारे साथी, किसान, विज्ञान, विद्वान, ये सभी जो समूह हमारा एकत्रित हुआ है, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज का जो विषय है जिस पर ये समिट की जा रही है वो है खेत से सेहत, और जो एक हमारा मिशन है, जो विजन है फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन का, जिसके अंतर्गत हम ये नवाचार का समिट हर वर्ष करते हैं, उसमें जो एक तरीका अपनाया गया है वो है विलेजेस बनाने का। विलेजेस में बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊं तो वो एंटरप्रेन्योरियल विलेजेस हैं या उद्यमी ग्राम हैं, जिनको एनेबल किया जाता है प्रौद्योगिकी द्वारा, विज्ञान द्वारा, जो कि हमारे जो संस्थाएं हैं, विशेष तौर पर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जो विकसित होती हैं टेक्नोलॉजियाँ या प्रौद्योगिकियाँ या तकनीकियाँ, उनको विलेजेस में ले जाके वहाँ पे उद्यमिता को एक प्रोत्साहन दिया जाए और उसको एक वास्तविकता का रूप दिया जाए। इस विजन के साथ हम आगे चलते हैं। जब अब हम ये कहते हैं कि नवाचार का एक तरीका चाहिए और उद्यमिता हमें प्राप्त करनी है, तो मुझे एक जो लोक गीत है वो याद आता है, बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे भर लाऊं उद्यमिता की मटकी। अब ये उद्यमिता की मटकी कहाँ से भर के लाऊं, कैसे भर के लाऊं, यही हमारा प्रश्न है। और इसके लिए हम जितने भी संस्थाएं और जितने भी वैज्ञानिक और जितने भी ज्ञानी और विद्वान हैं उनको एकत्रित करके एक साथ जोड़ रहे हैं, ताकि समाज और विज्ञान का एक ऐसा संगम हो जाए जिससे हमारी जो पहुंच है वो ग्राम तक ऐसे ना हो कि गांव कोई एक दूर की चीज़ है और हम कोई शहर में बैठे हुए हैं, गांव और शहर में के बीच में कोई अंतर ना रह जाए। इसी तरीके से ज्ञान, विज्ञान और किसान में भी कोई फर्क ना। तो जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक रणनीति बनानी है, और वही थीम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरियल विलेज की बात करते हैं या उद्यमी ग्राम की बात करते हैं तो बहुत सारे उसके तरीके हो सकते हैं। तो हर वर्ष हम एक तरीका लेकर आगे बढ़ते हैं, और इस बार का तरीका है खेत से सेहत। खेत से सेहत यानी हेल्थ फ्रॉम द फार्म।
अब इसमें जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, may I request all others to mute their mic so that there is no disturbance. All others than the speaker, please mute your mic. Yeah. Now this is good. तो वो जब हम करना चाहते हैं, जो हम तरीका अपनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें विषय को भी समझना आवश्यक हो जाता है। तो जब हम खेत से सेहत की बात कर रहे हैं, तो वो सेहत क्या है जो खेत से निकलेगी, और वो खेत क्या है जहां से वो निकलेगी, ये दोनों प्रश्न आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो खेती है, जो कृषि है, वो कोई सीमित कार्यशाली नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि बीज से बीज बनाया जाए, मतलब हमने बीज बो दिया खेत में और उसके बाद उसकी देखभाल करी और उसके बाद जब वो पक गया तो उसका बीज निकाल लिया। यहाँ तक खेती सीमित नहीं है, खेती इसके बहुत आगे तक जाती है, जिसको गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन की परिभाषा भी दी जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ उसके लिए नई नई तकनीकियाँ और नई नई फसलें भी आती रहती हैं। और जब हम बात करते हैं सेहत, तो सेहत में मैं 4 अंग देखता हूँ। मिस्टर ज्ञानदीप शर्मा, आप म्यूट हो जाइए। मैं जब हेल्थ की बात करता हूँ या सेहत की बात करता हूँ, तो उसमें 4 पहलू हैं। पहला है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, दूसरा है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव का मतलब बचाव, क्यूरेटिव का मतलब उपचार। फिर आती है न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर, पोषण। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण आज हम सभी लोग मुंह छुपा के जी रहे हैं, मास्क लगा के जी रहे हैं, मुस्कुराने की बजाय मस्काने हो गए हैं हम। वो मस्काना जो है आपका, उसका कारण है कि हमने पर्यावरण के साथ, अपने वातावरण के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी कि ईश्वर ने आपको ये सजा दी है, हम सबको सजा दी है कि अब हम कुछ वर्ष तक, 1 वर्ष तक मुंह छुपा के रखें। तो ये ना हो कि जो वो गाना है, ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, कि आगे सर भी झुकाना पड़ जाए। अभी भी हम अगर समझ लें कि पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना है, उसमें हमें क्या क्या करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा जो फ्लोराफोना का एक शॉर्ट फॉर्म उसके मिशन की है हेना, उसमें हेल्थ, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर, ये चारों को मिला के हेना बना है। इसको लेके अगर हम चलेंगे और जब हम बात करेंगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या हो सकता है, क्यूरेटिव में क्या हो सकता है, तो हम खेत के साथ जुड़ सकते हैं। और वो खेत में कैसे जुड़ेंगे? वहाँ आएंगी हमारी क्रॉप्स और टेक्नोलॉजीज, जिसमें ICAR का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए आज डॉक्टर महापात्रा की उपस्थिति से हमारे को एक शक्ति मिलती है कि हम उनके द्वारा विकसित, पूरे ICAR द्वारा विकसित जो तकनीकियाँ और टेक्नोलॉजीज और रिसर्च है, उसको कैसे गांव तक पहुंचा दें और हम अपने मिशन में उसको ICAR को उन गांवों से जोड़ दें जहां ना पहुंचो तक पहुंच हो सके, रीचिंग द अनरीच्ड। तो जब हम इनकी बात करते हैं क्रॉप्स की, तो मेरे ध्यान में एकदम से जो आता है वो है मेडिसिनल प्लांट्स, क्योंकि वो क्यूरेटिव में आ जाएंगे। हेल्थ बूस्टर्स, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कोविड के समय पे इम्यूनिटी बूस्टर्स और ये सब की बात हो रही है, वो भी सारे उसमें आएंगे। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स और फंक्शनल फूड्स। अब न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल फूड का मतलब वो फसलें जो आहार के साथ स्वास्थ्य की समझ रखती हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और इन सबके साथ अगर हम कुछ उदाहरण लेना चाहें, तो एक उदाहरण जो CSIR CMAP से उपचार वाली फसल का था, वो था आर्टिमिसिया एनवा, जहाँ पे मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि जब हम तकनीकी की बात करते हैं और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो हमने चीन को पछाड़ा वहाँ। अब वो चीन को पछाड़ा कैसे? इकोनॉमिक्स से, कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोलिक्यूल, जो कि आर्टिमिसिनिन कहलाता है, उसकी कॉस्ट हम 40,000 रुपये प्रति केजी से लेके 12,000 10,000 के बीच में ले आए, और फिर पूरे वर्ल्ड में हमारे इससे एक्सपोर्ट होता है। 8 इंडस्ट्रीज इसमें जुड़ी,
और उन्होंने इसको केमिस्ट शॉप तक पहुंचा दिया, जिसका नाम इरेडिकेट मलेरिया या ईमैल के नाम से वो ड्रग आती है। इसी तरीके से एरोमा थेरेपी एक बहुत आवश्यक अंग बन गया है हमारा हेल्थ केयर के लिए, और वो एरोमा थेरेपी यदि वैज्ञानिक ढंग से की जाए, जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स को जो कि एसेंशियल ऑयल्स में होते हैं उसका उपयोग करके उपचार करें, खास तौर पे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो मुझे एक कल्प वृक्ष नजर आता है, वो कल्प वृक्ष है मोरिंगा ओलिफेरा, सहजन। अब सहजन की खेती बाकी फसलों के साथ साथ बड़े आराम से हो सकती है और ये लाखों में आय को पहुंचा सकती है। तो किसानों को हम किस तरीके से इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की ओर लाएंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स और फंक्शनल फूड्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी फसलें हैं जो हम अपने अनाज के साथ साथ ले सकते हैं इंटीग्रेटेड मोड पर। और 2008 में मैंने एक मॉडल CSIR को दिया था इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की, उसका नाम था IAM, मैं हूँ। IAM का IAM उसमें था इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मोड, जिसमें इन्हीं सभी फसलों को एक साथ पिरोया गया था, ना केवल फसलों को बल्कि एनिमल हस्बेंड्री को भी इसी के साथ लाया गया था। तो कुछ फसलें जो इस समय बड़ी महत्वता प्राप्त कर रही हैं विश्व स्तर पर, उनमें एक आती है जिसका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट भी ICAR का है, वो है मिलेट्स। हम वापस इन अनाज से जो गेहूं और चावल है से वापस मिलेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो गई हैं, जो पोषण की कमियां आनी शुरू हो गई है समाज में, वो उसके द्वारा बड़े अच्छे तरीके से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। फिर वेजिटेबल्स हैं। अब वेजिटेबल्स में आपने देखी होंगी कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी आ गई हैं, जैसे ब्रोकोली है, सैलरी है, ओरेगेनो है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नए हाई टेक एग्रीकल्चर के तरीके से पूरा साल उगा सकते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स और अपना एरोपोनिक्स। और इसी तरीके से एक और समूह है फसलों का जिसको हम सूडो सीरियल्स कहते हैं। अब जो ये गेहूं, चावल और ये मिलेट्स हैं, ये सब सीरियल्स में आते हैं, लेकिन सूडो सीरियल्स हैं जिसमें अगर बॉटनिकली हम देखें तो उनका एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के चारों ओर होता है, जबकि सीरियल में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के चारों ओर होती है। लेकिन सूडो सीरियल्स की जो खासियत है, मैं 3 नाम लेना चाहूँगा। एक तो बकव्हीट, कुटू जिसको बोलते हैं, अमरंथ जिसको रामदाना बोलते हैं, और एक जो बाहर से आई हुई फसल है किनुआ। इन तीनों का यदि हम उपयोग भी करें और इसकी खेती भी करें तो बहुत सारा उद्योग बैठा है जो इसकी खरीद कर सकता है। तो हम इस तरीके की फसलें लाना शुरू करें न्यूट्रिशनल और फंक्शनल फूड्स में, और फिर हम एक स्पेशलाइज्ड फार्मर का क्रिएशन करें, स्पेशलाइज्ड फार्म्स का क्रिएशन करें। और वो स्पेशलाइज्ड फार्म्स होंगे, जैसे मैं चाहूँगा फ्यूचर में कि जो हमारा किसान है वो कहे मैं प्रोटीन उगाता हूँ, मैं लिपिड उगाता हूँ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपको अदरवाइज फिश ऑयल से मिलते हैं, हमारी फसलों में भी वो होते हैं, जैसे चिया और फ्लैक्स और कोई और बीज हैं ऐसे जो जिनमें ये होता है। फाइबर है तो उसके लिए किनुआ आ जाएगा, प्रोटीन है तो उसके लिए सोयाबीन। अब एक ल्यूपिन ऐसी क्रॉप है, हमारे पास चिकपी है, पी है, मतलब मटर है, चना है, ये सब है, लेकिन ल्यूपिन एक बाहर की ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन से भी अधिक है। तो इस तरीके के हम रिसोर्सेज को ढूंढें और वो उनकी तकनीकियां किसानों तक ले जाएं। और ये वाली हमें कभी भी इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये जो फसल है ये हिंदुस्तान से ओरिजिन हुआ है या बाहर से हुआ है। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया, आर्टिमिसिया चाइनीज हर्ब थी, हमने उसी को यहाँ पे इंडिजिनाइज करके उसको ब्रीडिंग करके मोलिकुलर ब्रीडिंग के द्वारा चीन को ही पछाड़ दिया। वैसे ही हम ल्यूपिन में USA को भी पीछे कर सकते हैं। फिर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन। तो विटामिन की बात करूं मैं तो फिर मुझे मोरिंगा का नाम याद आता है, सहजन का, कि उसकी पत्ती में इतना अधिक बीटा कैरोटीन होता है कि जो गाजर है जहां से बीटा कैरोटीन नेम निकला कैरेट से, उससे वो 1 किलो जो है इसके 30, 40, 50 ग्राम के बराबर है, और उसकी स्टेबिलिटी भी अधिक है। तो और ये फसलों का यदि हम चक्र इस तरीके से बनाना शुरू करें कि जहां हम जो स्टेपल फूड है हमारा वो उगाया जा रहा है, साथ साथ में ये उगाएं, तो आमदनी दुगनी नहीं, जो हम बात करते हैं डबलिंग द इनकम, ये कई गुना हो सकती है।
तो ये स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सभी संस्थाएं जुड़कर अपने यहाँ से विकसित उन टेक्नोलॉजीज को हमारे को दें। और फिर आता है वैल्यू एडिशन, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। मेरी एक चिंता हमेशा बनी रहती है किसानों की ओर या गांव की ओर, वो ये है कि आज तो जो किसान है वो कुछ कर रहा है, वो अपनी खेती करके और उसमें कुछ गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन करके आगे निकल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो उनकी आगे की जनरेशन है उसमें जमीन बढ़ती चली जा रही है, तो जमीन का जो साइज है किसी के पास खेती करने का वो कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिसमें छोटे क्षेत्रफल में वो ज़्यादा कर सकें? तो मैं अगली जनरेशन जो है उसको कई बार दिखाता हूँ उदाहरण, जैसे बी कीपिंग है, मशरूम है, या इवन जो हम ड्राइंग करते हैं, कई तरीके की ड्राइंग हो सकती है। वैक्यूम ड्राइंग से आप उसका जो आपका फ्रूट है या बीज है उसका जो रंग है, कलर है, उसको भी मेंटेन कर सकते हैं और वो रीहाइड्रेट हो सकता है। या जैसे स्प्रे ड्राइंग है, जिससे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और आज अब नेक्स्ट जनरेशन को इस ओर जाना ही होगा ताकि वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स लाएं जिसको इंडस्ट्री लेके फिनिश प्रोडक्ट बना सके। और फिर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अंक है जहां डेयरी, जो मिल्क इंडस्ट्री है या डेयरी इंडस्ट्री है या दूध की इंडस्ट्री है, वो और जो फसलें हैं इनको कंबाइन करके नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, और वो है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की। जो मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रोबायोटिक जो हमारी बॉडी है, जो हमारा अपना एक पर्सनैलिटी भी होती है या जो हमारी फंक्शनिंग होती है मेटाबॉलिज्म की, हम अगर उसमें देखें कि किसका कितना योगदान है, तो एक व्यक्ति जो होता है वो 100 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, और 100 ट्रिलियन सेल्स में हमारे अपने 10 ट्रिलियन ही होते हैं। तो खनूजा के पास 10 ट्रिलियन खनूजा के सेल्स हैं, बाकी 90 ट्रिलियन कहाँ हैं? वो 90 ट्रिलियन हैं उन माइक्रोब्स में, उन सूक्ष्म जीवियों में जिनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। ये हमारी गट पे, हमारी स्किन पे, हमारे कई अंगों में कॉलोनाइज करते हैं और ये बड़े लाभकारी होते हैं, हमें बीमारियों से भी बचाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी आगे बढ़ाते हैं। और इनके जीवन के लिए हम अगर उनको प्रोबायोटिक खाते हैं तो हमारे जो पेट के अंदर, आंत के अंदर, इंटेस्टाइन और स्टोमक में हम उसी के साथ कंपीट करने लग जाते हैं। तो हमें उनकी न्यूट्रिशन अलग से देनी होगी, जिसको प्रीबायोटिक कहा जाता है। तो प्रीबायोटिक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे फाइबर्स हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन ये इनडाइजेशन भी कॉज नहीं करते, और जो ये माइक्रोब्स हैं इसका वो उपयोग करके अपने आप में संवर्धन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारे अंदर कॉलोनाइज कर लेते हैं। मैं बहुत बार ये कहता हूँ लोगों से कि अगर 90 ट्रिलियन वो हैं तो 90% तो उनका जीनोम काम आ रहा है। तो इसलिए जो हम बहुत बार फोटो देखते हैं भगवान की, और भगवान की फोटो के पीछे हम देखते हैं कि एक ऑरा बनाया जाता है। मैं समझता हूँ वो ऑरा उनका माइक्रोबायोम है। जितना अच्छा माइक्रोबायोम होगा उतनी अच्छा उसका तेजस्व होगा और उसी से वो आगे सबको लाभकारी होगा वो व्यक्तित्व। तो अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए भी हमें प्रोबायोटिक्स की जरूरत है। मेरा मानना ये है कि लाइफ में, जीवन में कुछ भी करने के लिए हमें गट्स चाहिए। अगर गट्स नहीं है तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, और गट्स के लिए आपकी गट अच्छी होनी चाहिए, और वो गट अच्छी होने के लिए ये माइक्रोफ्लोरा जो है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अपने गट को सुधारें। दूसरी तरफ डेयरी और जो ये फसलें हैं जिनमें सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, जो कि प्रीबायोटिक्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के नए प्रोडक्ट्स आ सकते हैं जिसकी इंडस्ट्री इंतजार में है। और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन को सिनबायोटिक कहा जाता है। तो इससे सेहत का जो बिल्कुल रिवोल्यूशन आ सकता है उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है वो है हॉर्टिकल्चर की इतनी बड़ी क्षमता होने के कारण उसके बावजूद भी हम इतना सारा वेस्ट करते हैं। अब मैं उस वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप फल फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फल जब आप खाते हो तो उसका छिलका, उसका गूदा, उसकी सारी चीजें, जूस ले लिया, गूदा फेंक दिया, और वो तो इतना बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उसमें तो मिनरल्स और विटामिन्स और पिगमेंट्स और इम्यून बूस्टर्स एंड एवरीथिंग भरे पड़े हैं, और उसी से वेटरनरी की फीड भी बन सकती है। पर हम क्यों उसको सीधा कंपोस्ट में ले जाते हैं? कंपोस्ट तो आखिरी चीज होनी चाहिए, उससे पहले बहुत कुछ हमें निकालना है जो बायोमास है उसमें से। तो ये एक तरीका हम अपनाएं
तो जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैक फ्रूट को देखिए जिसको कटहल कहा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 70% हम फेंक देते हैं, 30% यूज करते हैं। लेकिन मैंने एक स्टडी किया था जिसमें देखा कि लखनऊ की मंडी में रात को इसकी ऑक्शन होती है, इसके छिलके की, जैक फ्रूट के या कटहल के छिलके की। कहाँ जाता है? वो जाता है कबाब इंडस्ट्री में। तो जो टेक्सचर है इसका, वो कबाब में इस तरीके का स्वाद और वो फील ले आता है जिससे आपको कबाब अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वेजिटेरियन कबाब या वेजिटेरियन या प्लांट सोर्सेज के कबाब या इस तरीके की चीज़ें बनानी है, तो ये कितना महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट हो सकता है। इस तरीके से आप देखिए, पाइनएप्पल का हम कितना सारा वेस्ट करते हैं, सिट्रस के कितने सारे पत्ते हम फेंक देते हैं, जबकि एरोमा इंडस्ट्री उसका उपयोग भी कर रही है, लेकिन हमारे दूसरे भी उपयोग हो सकते हैं। शरीफा है, सीताफल, जिसका जो कि अपने आप में एक पूरा भोजन है, उसका छिलका देखिए कितना सारा हम फेंकते हैं, बीज भी फेंकते हैं, छिलके भी फेंकते हैं। तो मैंने कई एंटरप्रेन्योर से, उद्यमियों को ये बताया कि इसमें से आप उपयोगी गुण वाली चीज़ें निकालिए, और हमें लीड्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस तरफ सोचना शुरू कर दे, और इस तरीके से जब हम चलेंगे सेकेंडरी और टर्शरी एग्रीकल्चर की तरफ, तो वो खेत से सेहत वाली बात हो पाएगी। तो ये जो कठिन डगर है पनघट की, उसमें पनघट जो है वो अब फ्लोरा फोना लेके आपके द्वार पे आ रहा है, और उस पनघट का उपयोग सभी को करना है, तो कठिन नहीं रहेगी डगर, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं किसानों के साथ और गांव के साथ। तो इस सोच के साथ हमने एक चीज़ शुरू करी थी जिसको हमने न्यूट्री वाटिका का नाम दिया था, जो कि लोग अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, और बड़ा पॉपुलर हुआ। गवर्नमेंट भी इसको अपना रही है। अब हम न्यूट्री वाटिका से न्यूट्री किसान की ओर बढ़ गए हैं, बड़ा रूप दे रहे हैं उसका, विराट रूप, जिसमें किसान इन फसलों को इकोनॉमिक्स या आय के रूप में आगे लेकर चल सके। और दूसरी ओर शहरों की ओर छोटे स्तर पर, जिसमें पहले आया था कि टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, तो न्यूट्री टेरेस बन सकता है कि छत पे आप ऐसी फसलें कुछ ले सकते हैं। लेकिन टेरेस अब जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो सबके पास टेरेस भी नहीं है, क्योंकि टेरेस तो सबसे ऊपर वाले फ्लैट में होता है। तो बैल्कनी में क्या कर सकते हैं? तो न्यूट्री बैल्कनी भी संभव है, और इसके लिए भी हम नए नए तरीके से उसको उगाने के और नई फसलों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम एक सिनर्जी पैदा करें सभी अंगों की, और जो हमारा नारा हो वो होगा, जिसको मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि शाम को मैं पहले इसको अनाउंस करना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महापात्रा इस समय यहाँ पर हैं, तो मैं कहूँगा कि जो अगला हमारा समिट होने जा रहा है 2022 में, उसका थीम आज ही हम अनाउंस करेंगे, और वो है पोषण से रोशन। पोषण से रोशन करेंगे हम पूरा समाज, पूरा उद्योग और पूरा खेत। तो ये हमारा अगली बार का थीम भी रहेगा, और इसी स्लोगन के साथ कि पोषण से हो रोशन हमारा समाज, उसमें से उद्योग निकले, हमारा किसान उद्यमी बने, उद्यमी उद्योगपति बने, और स्वास्थ्य पूरे समाज का ऐसा हो कि भारत नेतृत्व करे स्वस्थ संसार का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप सभी को आपका स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि आज का ये समिट हमारे मुख्य अतिथि और फिर हमारे अध्यक्ष जो डॉक्टर यूएस रावत हैं, उनके विजन के साथ एक ऐसी शेप लेगा जो कि हम जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, मेरे सोच के हिसाब से आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत से आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कुशल ग्रामीण से जो कि सक्षम हो इस ग्राम को बनाने के लिए, उससे पूरा भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।